नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि लक्ष्य 1 की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की हुई है उसमें हमने काफ़ी सेगमेंट हम लोगों ने समझ लिए। इससे पहले वाले लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे और ये पहली बार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए आ रही है समग्र विश्लेषण के साथ में। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं करंट अफेयर से प्रश्न रहते ही हैं। और लक्ष्य 1 की जो सीरीज आई है वार्षिकांक 2021, इसमें सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस, जो भी लेक्चर लिए जाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। अधिकांश छात्र कहते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, सब्सक्राइब तो किया है मैंने, तो आपने बेल आइकन ओके नहीं किया होगा, इसको जरूर कर लीजिएगा ध्यान से और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये बच्चों हमारा टेलीग्राम का ये चैनल है, आप ये लिंक देख पा रहे होंगे। आप इस यूआरएल के थ्रू परीक्षा मंथन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसके लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए नहीं है तो, और इस यूआरएल को सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल जो इसका टेलीग्राम का लिंक है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट यही मिलेगा, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, यानी सब आपके पास इस चैनल के माध्यम से भी, यानी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं सेशन को हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी है एक देश एक व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके चरण, इसकी अवधारणा को हमने समझा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के 1 वर्ष पूरे, इसको भी हमने बहुत डिटेल में बात करी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी हम लोगों ने समझा। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण, अभी आप लोग जान रहे होंगे, अभी रिसेंटली फाइनली इसको भी स्टैब्लिश कर दिया गया है, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सरकारी नियंत्रण था वो अब फाइनलाइज हो गया है ना, ये भी चर्चा का विषय है। उसके बाद भारत चीन संबंध जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारत में डेटा संरक्षण, चीनी ऐप पर प्रतिबंध, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी आज जो आपकी क्लास रहेगी इसमें हम लोग प्रयास करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने का, जिसमें हम शुरू करने चल रहे हैं फेक न्यूज़ से, है ना। ये भी बहुत चर्चा में रहा बच्चों, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में बहुत रहता है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्टेट पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में भी लिखने को यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो करंट अफेयर वाला मामला है पूरा डायनेमिक है, और जो आपके सब्जेक्ट जो डायनेमिक सब्जेक्ट हैं वहीं से रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जो फेक न्यूज़ वाला मामला है, आप जरा यहाँ पे ध्यान दें कि हाल ही में इस एक मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जा रहे कंटेंट के विरुद्ध आ रही शिकायतों, फेक न्यूज़ को गंभीर समस्या से निपटने के लिए तंत्र के बारे में केंद्र सरकार से सूचना मांगी है। यह भी इसका हालिया ये संदर्भ है जो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हैं और जो भी उस पर कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, उस पर जो भी शिकायत, जो भी फेक न्यूज़ यानी इससे संबंधित जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सूचना मांगी। ठीक है, और साथ ही निर्देश भी दे दिया कि ऐसा कोई तंत्र नहीं है, यदि ऐसा कोई तंत्र नहीं है तो जल्द से जल्द ऐसे तंत्र को विकसित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी बताया कि यदि वह इस प्रकार के किसी भी तंत्र को विकसित करने में विफल रहती है तो न्यायालय को मजबूरन यह कार्यवाही किसी बाहरी संस्था से करवानी होगी। और ये जो हाल ही में जो फेक न्यूज़ वाला मामला चल रहा है कि फेक न्यूज़ को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में एक समझौता भी संपन्न हुआ है ना। इस समझौते पर भारत, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 20 देश, ये ध्यान दीजिएगा 20 कंट्री हैं, 20 देश ने हस्ताक्षर किए हैं। इस फेक न्यूज़ से संबंधित जो समझौता हुआ है यूएनओ में, उसमें भारत, फ्रांस, ब्रिटेन सहित टोटल नंबर ऑफ देश कितने हैं? 20, जिन्होंने समझौता किया है इसके अंतर्गत। ठीक है, इस पहल की शुरुआत रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने की है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। आपके सामने पॉइंट क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था ने इसकी शुरुआत की है, इसकी पहल की है फेक न्यूज़ की। अभी आपके सामने बार बार नाम आ रहा है फेक न्यूज़। अब आखिरकार ये होता क्या है उसके बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं, है ना, कि फेक न्यूज़ आखिरकार है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रयास किया जाएगा कि इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाए। ठीक है,
उसके बाद फेक न्यूज़ आखिरकार है क्या? तो फेक न्यूज़ में जितनी भी काल्पनिक लेख, समाचार, सूचनाएं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। यानी ऐसी चीज़ों को व्यक्त करना जो वास्तव में है नहीं और उनको वास्तविकता के रूप में बता देना, वही फेक न्यूज़ है। यानी यहाँ पे होता क्या है कि गुमराह करने के उद्देश्य से जानबूझकर इसको प्रसारित किया जाता है कि जो युवा वर्ग है, जो नागरिक है, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो और वो चीज़ों को अलग अलग समझे। जैसे भी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस, अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि एक मैसेज बार बार वायरल हो रहा था कि यूपी पुलिस जो है वो 30 दिन का अभियान चला रही है जिसमें मास्क चेक किया जाएगा, जबकि ऐसा कोई भी अभियान नहीं था, है ना। तो ऐसी फेक न्यूज़ से भी हमें बचना है। तो फेक न्यूज़ को येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो फेक न्यूज़ है, इतना तो आप जान गए कि फेक न्यूज़ होता क्या है ना। यानी काल्पनिक लेख और समाचार, सूचनाओं, इन सबको यहाँ पे शामिल करते हुए कहा गया है। अब यहाँ पे जो फेक न्यूज़ है, इसको किस नाम से जाना जाता है? येलो जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। येलो जर्नलिज्म के नाम से इसको जाना जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। भारतीय प्रसंग में अगर हम लोग बात करें तो शीर्ष फेक न्यूज़ के उदाहरण क्या क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, ये भी फेक न्यूज़ का उदाहरण रहा। नोटबंदी के उपरांत प्रचलन में आए 2000 के नोटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप का होना, आप लोगों ने सुना होगा कि 2000 के नोट जो व्यक्ति घर में रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है, जिसके माध्यम से ये पता लग जाएगा कि किस किस के घर में कितने कितने 2000 के नोट हैं। समझ रहे हैं? ये सारी फेक न्यूज़ हैं। और अफवाह फैलाने के कारण बेंगलुरु से पूर्वोत्तर भारतीय लोगों का पलायन हो गया। बेंगलुरु से लोग कहाँ पलायन कर गए? पूर्वोत्तर भारत की तरफ पलायन कर गए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ समस्या का कारण भी है। अब ये फेक न्यूज़ के कारण होते क्या है कि समुचित विनिमय का अभाव, जो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से कही रही है, विनियमन का अभाव कि भाई रेगुलेट नहीं हो पा रहा है ना। और क्या कारण है कि ऑनलाइन समाचार सूचना पोर्टल के खोलने के लिए आवश्यक बाध्यकारी नियमों की कमी, है ना। कई लोग आप देखते होंगे, लोग बाग न्यूज़ चैनल अपना ही अलग से ओपन कर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर बाध्यता नहीं है और वो कहीं जो भी वो पा रहे हैं अपने जस्ट वो चैनल को करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, वो सब न्यूज़ बच्चों को बताते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास मेंस में भी प्रश्न देखने को आ सकता है कि फेक न्यूज़ के संदर्भ में अपनी टिप्पणी कीजिए या आलोचनात्मक या इसका विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे 2-3 डायमेंशन आपको ध्यान रखने होंगे कि फेक न्यूज़ कहते किसको हैं, हालिया संदर्भ क्या है, फेक न्यूज़ होने के कारण क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको स्पष्ट करना होगा, है ना। कुछ आपके जैसे प्री के प्रश्न है तो वहाँ पे भी आपको ध्यान में देना है कि फेक न्यूज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो विचार तभी कीजिएगा ना जब चीज़ों को जान रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा यहाँ पे कि सांप्रदायिक एवं वैचारिक स्तर पर ध्रुवीकरण के कारण फेक न्यूज़ का प्रसार आसान हो गया है। एक तो कारण ये भी है। दूसरा, राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं के ध्रुवीकरण हेतु सहारा लिया जाना। ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म विस्तार से फेक न्यूज़ का और तेजी से आ जाना। भाई जाहिर सी बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति जुड़ रहा है, मोबाइल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा है, इसका जितना विस्तार होगा फेक न्यूज़ में और तेजी आएगी। उसके बाद क्लिक के द्वारा प्रत्येक ऑनलाइन व्यू से लाभ कमाने के मकसद से यह पैसा कमाने का एक माध्यम भी बन गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। कई बार टीआरपी बढ़ाने के लिए भी, देखिए कई बार टीआरपी बढ़ाने के लिए भी विशुद्ध रूप से फेक न्यूज़ गढ़े जाते हैं, जिसके कारण यह विज्ञापन और राजस्व का एक माध्यम भी बन गया है। तो ये इसके कई मोटे मोटे कारण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे अंततः हम लोग बात करेंगे कि भारत सरकार ने क्या कोई कदम उठाए हैं इसके लिए। तो आपको ध्यान देना है कि सरकार ने फेक न्यूज़ के संदर्भ में विनियमन हेतु सोशल मीडिया को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, OTT, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी उसके संदर्भ में काम करेगा। उसके बाद भारत में कंपनी की जो एक कॉरपोरेट इकाई को स्थापित किया जाएगा, एक कॉरपोरेट कंपनी की इकाई को स्थापित किया जाएगा जो इसको रेगुलेट भी कर पाए। उसके बाद फेक न्यूज़ को रोकने हेतु टूल्स को विकसित किया जाएगा। डेटा लोकलाइजेशन नियमों का अनुपालन किया जाएगा कि भाई जो व्यक्ति फेक न्यूज़ बना रहा है उसका लोकेशन भी वहाँ पे आए ताकि उसको पकड़ा भी जा सके कि फेक न्यूज़ जो कि फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है। भारतीयों के वित्तीय लेन देन को भारतीय सर्वरों पर संग्रहित किया जाना, ये भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153, है ना। जो बच्चे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो खासकर ध्यान देंगे कि उनके सेक्शन में एक सेक्शन है मूल विधि,
जीएस में, जहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी ये सारे कानून वहाँ पे आप लोगों को पढ़ने होते हैं। तो अब ये धारा यहाँ पे चर्चा में है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को बन सकते हैं कि 153 में क्या लिखा हुआ है आईपीसी की। तो ध्यान दीजिएगा कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 153 विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह के बीच घृणा और वैमनस्य को बढ़ावा देने की गतिविधियों को अपराध मानती है। 153 भारतीय दंड संहिता की जो धारा है, ठीक है, इससे संबंधित फेक न्यूज स्वतः इस धारा के अंतर्गत आ जाती है। यानी जो भी फेक न्यूज फैलाएगा उस पर यह धारा कहीं ना कहीं क्रियान्वित की जाएगी। तो कौन सी धारा के अंतर्गत फेक न्यूज को इसके अंतर्गत समाया गया है? तो आईपीसी की धारा 153। याद रख पाएंगे? आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि आईपीसी आखिरकार लागू कब हुआ? आईपीसी शब्द आप बार बार सुनते होंगे, ये लागू कब हुआ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, बहुत आसान सा प्रश्न, कि आईपीसी आखिरकार लागू कब हुआ? क्या आप लोग जानते हैं? नहीं जान रहे हैं? कहीं से भी सर्च कीजिए और करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, हम लोग उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने आ गया है कि अक्षय ऊर्जा में भारत के बढ़ते कदम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 2020 के तीसरे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन में 2020 वर्चुअली आयोजन हुआ। वर्चुअली मतलब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, और सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस वर्चुअल सम्मेलन में 80 से अधिक देशों ने प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा भी लिया, है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है और जो इसकी उपलब्धियां हैं, अब आखिरकार वो क्या हैं। अब 2014 से 2020, ध्यान दीजिएगा, 2014 से 2020 तक अक्षय ऊर्जा का उत्पादन जो है वो भारत में कितना गुना बढ़ा है? 2.5 गुना बढ़ा है, ठीक है। और भारत की जो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो है 36%। अक्षय ऊर्जा में भारत की हिस्सेदारी आ जाती है। देखिए, ऐसे ही प्रश्न प्री के संदर्भ में रहते हैं, जहां पे आप लोग देखते हैं कि प्रश्नों का स्तर कहीं ना कहीं बहुत उच्च है, और वो होना भी चाहिए। बड़ी पोस्ट, बड़ी मेहनत, तो आप लोगों को यही समझना है कि किसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। देखिए, रटना नहीं, आपको समझते हुए चीजों को चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां दिया गया है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी 40% तक कर देना है, जो अभी तक 36% है। यानी 2035 तक ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि 60% यहाँ पे इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 2030 तक कितना बोला जा रहा है? 2030 तक 40% और 2035 तक कहा जा रहा है 60% तक इसमें करने का प्रयास किया जाएगा, जो अभी फिलहाल कितना है? 36%। ये आंकड़े ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे एक चीज समझें कि 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार इतने मेगावाट राष्ट्रीय बिजली उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों में भागीदारी है, और वर्तमान सरकार ने 2022 तक 175 मेगावाट और 2035 तक 450 गीगावाट है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा है। और इसके लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अगले कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे आएंगे, ऐसा इनका यहाँ पे विचार है, क्योंकि इनमें सौर क्रांति की जमीन राज्य तथा निजी निवेशकों के जरिए बहुत सुव्यवस्थित तरीके से इसको विकास इसके अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। भारत की सौर ऊर्जा जो रणनीति है वो ये है कि भारत समृद्ध और ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। आप जानते हैं इस चीज को। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए गए हैं, और उन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है, ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की रीवा में 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और इस परियोजना में एक सौर पार्क भी स्थापित किया गया है, ठीक है जी। रीवा सौर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इस पार्क का क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर रखा गया है। इस पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, और इसके अतिरिक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी ये हिस्सा है, और जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को COP21 सम्मेलन में भारत एवं फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुई। ध्यान दीजिएगा, भारत और फ्रांस, है ना, किसकी? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसमें कौन किसकी साझेदारी से हुआ? ये भारत और फ्रांस। इसका लक्ष्य यही है कि 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता को प्राप्त किया जाए, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग पवन ऊर्जा की बात करें
तो पवन ऊर्जा, वर्तमान में भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक विद्युत उत्पादन के अक्षय ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ा है। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 6 लाख मेगावाट थी और 2018 की तुलना में 8% ये अधिक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी 2018 में जो थी अब 2019 में जो हुई वो 8% बढ़ी है। तो कहने का विकास तो हो रहा है। उसके बाद अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता हो क्यों रही है, इसके बारे में आपको चीज़ें यहाँ पे जाननी होंगी। जरा समझिए इसको कि वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ता प्रदूषण कई समस्याओं की वजह बन रहा है। इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में बेतहाशा वृद्धि भी हो रही है और हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक बर्फ की पिघलती चादर ने मानव जीवन के समक्ष एक गंभीर संकट भी पैदा कर दिया है। तो कहने की ग्लोबल वार्मिंग से इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ रहा है। आप देख पाएंगे कि पेट्रोल एवं डीजल के चलने वाले वाहनों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं है वो पर्यावरण ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। और वर्तमान परिस्थितियों में हाइड्रोजन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा जो होंगी ये इनके विकल्पों के रूप में सामने आ रही, जिससे इस प्रदूषण से बचा जा सकेगा। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पिछले एक वर्ष में भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसमें। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कई प्रशासनिक और जो संगठन हैं उनके नाम बदले गए हैं, किनका क्या नाम रखा गया है, क्या उद्देश्य होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंतर्गत समझते हुए चलना है। जैसे पहला नाम आप देख पा रहे होंगे, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। आप देख पाएंगे इसके अंतर्गत कि जहाज रानी मंत्रालय है ना, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है नवंबर 2020 में। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन से महीने में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस कि अच्छा ये इस टाइम ड्यूरेशन के आसपास ये घटना हुई है। तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स जल मार्ग सेवा के उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए जहाज रानी मंत्रालय का नाम यहाँ पे बदलने की घोषणा करी थी। तो यहाँ पे क्या नाम रखा गया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय अब जहाज रानी मंत्रालय का नाम होगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि मंत्रालय के नाम बदलने का उद्देश्य इस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तार किया जाना है ना। अभी तक तो जहाज रानी मंत्रालय था, जहाज रानी मंत्रालय, अब आप देख पा रहे होंगे पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग, यानी अब 3 डायमेंशन इसके और बढ़ गए हैं। तो लगातार इसमें विस्तार हो रहा है और अधिकांश विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, यानी अब इन सबको मिला के एक ही कर दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे भारत में जहाजानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जलमार्गों से संबंधित बात करें तो बहुत से काम यहाँ पे हो रहे हैं और नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि साथ ही काम में अधिक स्पष्टता भी आएगी। ठीक है जी, तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय यहाँ पे कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है ना। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। अगस्त 2020 की घटना है बच्चों ये, कि भारत के राष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है। और ये बदलाव इसीलिए किया गया ताकि ज़्यादा स्पष्ट हो और फोकस के साथ अपने काम को यहाँ पे ये परिभाषित कर पाएँ। ये इसीलिए शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे नाम रख दिया गया है। ठीक है, हालांकि आज़ादी के बाद अगर हम लोग बात करें तो इस मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था, लेकिन वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसको शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको पहले शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया और फाइनली अब इसको शिक्षा मंत्रालय, यानी ये नाम इसका पहले भी था, ये आपको ध्यान रखना है ना।
की अध्यक्षता में एक पैनल द्वारा अनुशंसा के आधार पर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों में यह नाम परिवर्तन की मुख्य प्रावधान यहाँ पे बेसिकली था ये, है ना। तो आपको यही ध्यान देना है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक पैनल, किसकी अध्यक्षता में ये पैनल बना, यहाँ पे परिवर्तन हुआ, तो कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र का टिकाऊ और केंद्रित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय में एक अलग मत्स्य विभाग बनाने की यहाँ पे अधिसूचना जारी की वर्ष 2019। और अभी तक मत्स्य पालन क्षेत्र पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का हिस्सा था। और सरकार ने वर्ष 1961 के व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन करके मत्स्य पालन के लिए एक अलग विभाग बनाने की भी बात कही है। और विभाग का उद्देश्य क्या है कि मछली पकड़ने, मत्स्य पालन का विकास और उसके संदर्भ में जितनी भी उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसका विकास करना है, ठीक है। तो यानी मत्स्य पालन के लिए एक अलग से विभाग की बात कही गई है, एक अलग से मत्स्य विभाग होगा जो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेगा, ठीक है। अब इसी के संदर्भ में हम बात करें कि भारत वैश्विक मछली उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देता है, 7.7%, ठीक है। तो मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल शक्ति मंत्रालय यानी जल शक्ति। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल शक्ति नामक एक नए मंत्रालय की स्थापना की है और इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकलाप मंत्रालयों के विलय द्वारा ये बनाया गया है। नल से जल जो है हर घर तक पाइप पेयजल उपलब्ध कराने की भी योजना इसी के अंतर्गत है ना। और जल संबंधी सभी कार्यों का विलय जो है इस मंत्रालय में कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके सामने मैं एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जल शक्ति मंत्रालय, जल से संबंधित मामला चल रहा है, ये अलग से प्रश्न देखने को बन सकता है। इस पे भी आप लोगों को वर्कआउट करना है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा बच्चों, ध्यान से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, वर्तमान में कई केंद्रीय मंत्रालय हैं जो जल संबंधी अलग अलग कार्यों में निर्वहन कर रहे हैं। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि पर्यावरण, जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश की अधिकांश नदियों के संरक्षण का काम सौंपा गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जल विवादों के साथ नमामि गंगे परियोजना की भी शुरुआत हुई। और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया कि जिसकी शुरुआत गंगा और इसकी उप सहायक नदियों को साफ करने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। और इसको भी जो है इस मंत्रालय के दायरे में लाया जाएगा। मंत्रालय 2024 तक भारत के हर घर में पाइप्ड पानी की कनेक्शन को प्रदान करने के लिए सरकार जो है महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चल रही है, इसको लागू भी करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवादों और नमामि गंगे परियोजना को भी संबोधित किया गया, जो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों और उप सहायक नदियों को भी साफ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। जल शक्ति मंत्रालय के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए जो मैंने प्रश्न पूछा है वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये आप बताइएगा। और ये अभी चर्चा में भी चल रहे हैं, अभी एक चीज को लेके चर्चा में भी चल रहे हैं। और एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत का पहला मास गार्डन का उद्घाटन किया इन्होंने, वाटरमैन ऑफ इंडिया ने। कौन है, नाम बताइएगा आप लोग, है ना। भारत का पहला मास गार्डन। अब ये मास गार्डन क्या है, जरा इसको समझ लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, मास गार्डन, ये जो मास यहाँ मेंशन है, ये बेसिकली एक प्रकार की काई है, शैवाल है। आप लोग देखते होंगे आपके घर के आसपास जब पानी जमा हो जाता है या जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वहाँ हरी हरी काई सी जम जाती है। तो बेसिकली ये वही है, शैवाल। कई बार आप इसको पेड़ों पे भी देखते हैं, हरा हरा जम जाता है, कई बार ज़मीन पे भी देखते हैं और पानी के अंदर भी देखते हैं। तो यानी यहाँ पे अलग अलग प्रकार की काई, शैवालों को एक जगह किया गया, उसी का पार्क, उसी का गार्डन बनाया गया है, ताकि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं औषधियाँ बनाने में भी किया जा सके।
ठीक है जी। तो भारत का पहला मास गार्डन कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड के नैनीताल में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के नैनीताल में। और इसका उद्घाटन किया है वाटरमैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। देखिए अब ये भी चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा इसके संदर्भ में कि दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों में इनका विलय कर दिया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव का विलय, दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव का विलय जो है ये अधिनियम 2019 के माध्यम से इसमें विलय कर दिया गया है। और भारत में अभी तक 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। दादर एवं नागर हवेली के विलय के बाद अब इनकी संख्या हो गई है 8। तो यानी वर्तमान में यूनियन टेरिटरी कितनी है? वो है 8, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको विलय करने का क्या उद्देश्य रहा, क्यों विलय किया गया, ये आपको ध्यान देना है कि केंद्र सरकार के अनुसार ये बताया जा रहा है कि दमन एवं दीव दादर नागर हवेली के विलय का उद्देश्य जो है सेवा दक्षता में सुधार, कागजी काम को कम करके दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों को सेवाओं का बेहतर वितरण करना है। इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये है जो इनके द्वारा बताया गया है। और केंद्र सरकार ने अपनी न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए दोनों की छोटी आबादी और सीमित भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए अधिकारियों की सेवाओं कार्यकुशलता उपयोग करने के लिए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का निर्णय लिया है। अब ये जो टर्म बच्चों आपके सामने आया, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ये कहीं ना कहीं इस बार के बजट का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ था। इसके ऊपर भी बात कही गई है ना। बजट के ऊपर हम लोग एक अलग लेक्चर लाएंगे जिसमें कंप्लीट सेगमेंट रहेगा, आप लोग जान पाएंगे कि अगर हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, बजट के सारांश की बात कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो भी आप लोग जान पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव अब एक ही कर दिए गए हैं, तो मिलाकर टोटल यूनियन टेरिटरी हो गई आपके पास 8, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कर दिया गया, आप जान रहे हैं। देखिए अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया है ना। इसी को अलग करते हुए कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होने के कारण 31 अक्टूबर को प्रतीकात्मक महत्व भी है और इसीलिए इस दिन दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों में नौकरशाही के स्तर पर कामकाज की शुरुआत के लिए चुना गया। राज्य के विधायी पुनर्गठन का कार्य किया गया यहाँ पे, और साथ ही राज्य के 153 कानूनों को निरस्त कर दिया गया। 166 कानूनों को यथावत रखा गया है। इसके बाद ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने का कार्य किया जाएगा जो संपूर्ण भारत में तो लागू होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे। यानी ऐसे कई कानून आप लोग पढ़ेंगे जो पूरे भारत में तो लागू हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, तो अब वो पूरे भारत के संदर्भ में यानी जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये बहुत बड़ा फैसला हुआ और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को अगस्त 2019 में संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख बगैर विधानसभा के इनकी स्थापना कर दी गई। अभी तक यूनियन टेरिटरी में आप देख पाएंगे 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी, है ना। यहाँ पे विधानसभा नहीं, अभी यूनियन टेरिटरी तो बना दिए गए हैं बगैर विधानसभा के। और इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 107 सीटों वाली विधानसभा की व्यवस्था दी गई है ना। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी जब आएगा तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अधिनियम में जम्मू कश्मीर मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या, यानी जम्मू कश्मीर का जो मंत्रिपरिषद यहाँ पे रहेगा उसमें अधिकतम संख्या जो है 10 यहाँ पे सुनिश्चित करी गई है। और इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात आधार एक्ट 2016, भारतीय दंड संहिता 1860, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009,
जैसे 106 केंद्रीय कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है इसके संदर्भ में कि जितने भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, अब वो सब के सब जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर अब हम लोग बात करने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कि अक्टूबर 2020 में 15वीं असर रिपोर्ट 2020 प्रथम चक्र यहाँ पे जारी हुआ है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, और इसमें 2020 के निष्कर्ष में विभिन्न पहलुओं की जांच की गई है और साथ में ये भी बताया गया है कि विद्यालयों में नामांकन में बदलावों का ठीक ठीक आकलन तभी हो पाएगा जब विद्यालय फिर से खुलेंगे, बच्चे कक्षाओं में लौट पाने की स्थिति में होंगे और देश की शिक्षा गुणवत्ता का वार्षिक आकलन करने वाली चर्चित असर 2020 रिपोर्ट जो है, जो इसका प्रथम चक्र है, दुनिया भर के प्रतिभागियों के बीच ऑनलाइन जारी किया गया है। और ये असर की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है जी? 15वीं रिपोर्ट है, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 15वीं रिपोर्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि पाठ्य पुस्तकों तक पहुँच हो पाएगी, लर्निंग सामग्री तक पहुँच हो पाएगी। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए कि आंध्र प्रदेश में 35% से कम बच्चों के लिए या कम बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी। राजस्थान में केवल 60% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, यहाँ पे 98% से अधिक बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी। यानी अब पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें तो पाठ्य पुस्तकों की पहुंच हो पाएगी, ये शिक्षा रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि लर्निंग सामग्री तक पहुंच होगी। सर्वेक्षण सप्ताह के अनुसार लगभग 3 ग्रामीण बच्चों में से एक ने किसी भी प्रकार से सीखने की गतिविधि में भाग नहीं लिया है, जो एक निराशाजनक तस्वीर को सामने लेके आ रहा है। अगर ये 3 बच्चों का उदाहरण लें तो उनमें से एक भी नहीं आया है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे और क्या बेनिफिट होने वाला है, जो आपने देखा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मार्टफोन है ना, रिपोर्ट के अनुसार 2018 के ASER सर्वेक्षण की तुलना में स्मार्टफोन उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। ठीक है, किंतु स्मार्टफोन तक पहुंच वाले 1/3 बच्चों को अभी भी कोई सीखने वाली सामग्री नहीं प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 8% से कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 20% से बच्चों को उनके स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, यानी ये आप रिपोर्ट देख पाएंगे, आपको यहाँ पे बस इस रिपोर्ट के आंकड़ों को देखना है। वर्ष 2018 की बात करें तो ASER के सर्वेक्षणकर्ताओं ने यह भी पाया कि 36% ग्रामीण परिवार जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे उनके पास स्मार्टफोन था, 36%, जो कि 2020 में बढ़ के 62% हो गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 11% परिवारों ने लॉकडाउन के बाद एक नया स्मार्टफोन खरीदा है ना, और इसकी बढ़ोतरी अब आगे जो रिपोर्ट आएगी उसमें और दर्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये भी बोला गया साथ में कि स्कूलों में नए सिरे से नामांकन प्रक्रिया, यानी सर्वेक्षण में ये देखा गया कि 2018 में 6 से 10 वर्ष की आयु के सिर्फ 1.8% ग्रामीण बच्चों की तुलना में 5.3% ग्रामीण बच्चों ने इस वर्ष अभी तक स्कूलों में दाखिला नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे जरा एक चीज समझें कि कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा को लेकर माता पिता की क्या भूमिका रही है। 89.4% बच्चे जिनके माता पिता कक्षा 9 या इससे अधिक शिक्षित थे की तुलना में 54.8% बच्चे जिनके माता पिता कक्षा 5 या उससे कम शिक्षित थे की तरफ लर्निंग सामग्री से संबंधित अधिक पारिवारिक समर्थन भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप रिपोर्ट देख पाएंगे कक्षा 9 के संदर्भ में। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की स्थिति में ये सामने देखने को आया कि कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, और इसके बावजूद देश के 25 करोड़ छात्रों में से अधिकांश छात्र 7 महीने के बाद भी घर पर हैं। देख रहे हैं। उसके बाद डिजिटल शिक्षा विभाजन की अगर बात करें तो ASER सर्वेक्षण में सीखने में नुकसान की भी एक झलक मिलती है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित ग्रामीण भारत के छात्र हैं। सर्वेक्षण में यह भी बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्कूल परिवारों की संसाधनों तक पहुंच के कारण शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन बढ़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों हम लोग आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग। अब ये क्या है, जरा इसके बारे में जान पाएं।
आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग ऑफ नीति आयोग। ये नीति आयोग की डेल्टा रिपोर्ट है जो आपको ध्यान देना है। जुलाई 2020 में नीति आयोग द्वारा फरवरी 2020 जून 2020 की अवधि हेतु आकांक्षी जिलों की रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः है रिबोई जो कि मेघालय का है और बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का। तो यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला है बहराइच, ये कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में। ठीक है। यूपीपीसीएस के संदर्भ में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को बन सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि डेल्टा रैंकिंग में वर्ष 2020 के फरवरी जून 2020 के दौरान 6 विकासात्मक क्षेत्रों यानी 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति का भी यहाँ पे आकलन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले स्थान पे कौन है, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है, ये आपको ध्यान देना है। वहीं पर हम लोग बात करें डेल्टा रैंकिंग में 5 क्षेत्र जो हैं, ये 5 क्षेत्र इसके अंतर्गत जो रखे गए हैं, एक है स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समेकन एवं कौशल विकास तथा मूलभूत ढांचागत विकास। इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों की अगर सूची की बात करें, टॉप 3 तो आपने देखी। पहला बीजापुर छत्तीसगढ़ का है, रिबोई मेघालय का है, बहराइच उत्तर प्रदेश का है और नवादा बिहार का और मोगा पंजाब का। ये टॉप 5 आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको समझना है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2018 को की थी और यह नीति आयोग की एक योजना है जिसमें 112 जिलों के और सामाजिक आर्थिक हालात के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रगति की है और वे अल्प विकसित जिलों के रूप में भी उभरे हैं। ऐसे जिले संतुलित क्षेत्रीय विकास से भी वंचित रह जाने के कारण चुनौती बने हुए हैं। देखिए बच्चों, जो भी यहाँ पे आंकड़े लाए जाते हैं उसका प्रयास यही रहता है कि बाकी राज्य भी प्रयास करें कि वो मुख्य धारा में आ पाएं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। बहुत इंपॉर्टेंट स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आपको पता होनी चाहिए। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे यहाँ पे घोषित किए, जिनमें इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है कौन? इंदौर, लगातार चौथी बार भी। वहीं गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पे। टॉप 3 यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुख्य बिंदु, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जिसके पश्चात कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज एवं हरिद्वार का भी स्थान यहाँ पे आता है। ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य है, यहाँ पे इसको प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो शहर है, कौन सा शहर यहाँ पे स्वच्छता की श्रेणी में आया है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर। अगर राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़। ठीक है। जिसके पश्चात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का यहाँ पे स्थान देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। यहाँ पे 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वालों की बात हो रही है, यहाँ पे 100 से कम शहरी निकाय वालों की बात हो रही है, तो यहाँ पे झारखंड, उसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, इन सबको स्थान दिया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य आप जान ही रहे हैं बच्चों की जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी उसका प्रयास यही रहता है कि बाकी राज्य भी प्रयास करें, वो इसमें शामिल हो पाएं। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है कि नहीं है। कस्बों, शहरों रहने वाले बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एक साथ कार्य करने के महत्व के बारे में भी समाज के सभी समूहों को जागरूकता यहाँ पे ये भी बढ़ाना है। बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की अगर बात करें तो सबसे निचले पायदान पे है। छोटे शहरों की
अगर श्रेणी की बात करें तो बिहार का गया सबसे गंदा शहर यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार आया है। सबसे गंदा शहर बिहार का गया, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 दो श्रेणियों यानी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के आधार पर हुआ है। दो आधार बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। यानी 10 लाख से ज़्यादा वाली बात की जाए, कम वाली बात की जाए, तो 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले जो सबसे गंदे शहर हैं, एक तो पटना हो गया बिहार का, पूर्वी दिल्ली दूसरे स्थान पे है। ये टॉप 10 आप देख पा रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप टॉप 5 एटलीस्ट ध्यान रखें, चेन्नई, कोटा और उत्तरी दिल्ली, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले गंदे शहर, तो सबसे पहला नंबर है गया यानी बिहार का, है ना। अगर ज़्यादा वाली बात कर रहे हैं तो भी बिहार का ही नाम आ रहा है, पटना और यहाँ पे गया। उसके बाद बक्सर, अबोहर ये पंजाब में है, भागलपुर बिहार में और परसा बाजार ये भी बिहार का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी के अंतर्गत। क्राइम रिपोर्ट 2019। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, क्राइम बच्चों अपनी चरम स्तर पे, चरम सीमा पे पहुंचता जा रहा है और इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट पेश हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने अपना क्राइम रिपोर्ट 2019 पेश किया है, जहां पे ये बताया गया कि भारत में 2019 की वार्षिक अपराध रिपोर्ट जारी करी गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है। यानी SC ST के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे जो अपराध हैं वो 2018 की तुलना में बढ़ गए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध जो अपराध हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराधों में 7% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट? 7%। जबकि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में 26% की वृद्धि हुई। यानी SC कैटेगरी के लिए 7%, ST के लिए 26% की यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इस रिपोर्ट के अनुसार। राज्यों के मामले में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सबसे कम अपराध दर्ज किए गए, ठीक है। इसके बाद अन्य राज्यों में राजस्थान, बिहार इनका भी स्थान रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अनुसूचित जनजाति, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो MP में देखने को मिलती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा इनका स्थान रहा है, ठीक है। और महिलाओं के खिलाफ भी अपराध की रिपोर्ट आई है। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो 2018 की तुलना में 2019 में 7.3% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे आप देखिएगा बाकी पॉइंट कि प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की बात करें तो प्रतिदिन 88% मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। 88% मामले, 88 प्रतिदिन 88 मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ, ये रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। उसके बाद IPC के तहत अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों में पति या उसके रिश्तेदार, इनके संदर्भ में बात करें तो 30.9% क्रूरता के मामले यहाँ पे दर्ज हुए हैं। इसी संदर्भ में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए एक अधिनियम बना हुआ है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं के साथ मारपीट, महिलाओं के अपहरण, बलात्कार के इरादे से महिलाओं पर हमला किया गया, यानी ये सारी रिपोर्ट भी ये बताती है। अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनके बलात्कार के मामले सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को आए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये रिपोर्ट बता रही है जो यहाँ पे मामले देखने को आए हैं। यहीं पे हम अन्य अपराधों से संबंधित तथ्यों की बात करें तो संज्ञेय अपराध है। और संज्ञेय अपराध होता क्या, जरा समझिए कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में संज्ञेय अपराधों के पंजीकरण में 1.6% की वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। संज्ञेय अपराधों में भारतीय दंड संहिता IPC वाले विशेष और स्थानीय कानून अपराध यहाँ पे शामिल हैं। संज्ञेय अपराध होता क्या, जरा ये समझ लीजिए आप लोग कि संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें एक पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है।
यानी ऐसा कोई अपराध जिसके लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है, उनको संज्ञेय अपराध के नाम से जाना जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें कि विशेष एवं स्थानीय कानून, वो कानून है जो विशिष्ट मुद्दों के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर साइबर अपराध की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो 63.5% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, साइबर अपराध में 60.4% मामले यौन शोषण के बाद धोखाधड़ी के मकसद से दर्ज किए गए हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे आरबीआई के द्वारा भी कई बार गाइडलाइन जारी की जाती है कि अगर कोई आपके आधार से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित कोई जानकारी मांग रहा है, ओटीपी से संबंधित कोई जानकारी मांग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई जानकारी मांग रहा है, तो वो आपको सार्वजनिक नहीं बतानी है। यानी आपको कहीं ना कहीं आपको भी सतर्क रहना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशन, इंडियाज टॉप 10 पुलिस स्टेशन फॉर 2020। 2020 में 10 पुलिस स्टेशन टॉप 10 में हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिसंबर 2020 में बच्चों भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, दिसंबर 2020 है ना, किसने, भारत के केंद्रीय मंत्रालय ने 2020 के लिए भारत के शीर्ष पुलिस स्टेशनों की सूची यहाँ पे जारी की है। इसका उद्देश्य यही है, इस पहल की घोषणा 2015 में कच्छ, गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ पे की थी। और यह रैंकिंग डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में टॉप 10 पुलिस स्टेशनों को यहाँ पे इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके मानक क्या है, किस आधार पर इनको रखा गया है, जरा वो समझ पाए कि संपत्ति से संबंधित अपराध हो, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो, या समाज के कमजोर वर्ग के खिलाफ कोई अपराध हो। और इस वर्ष सरकार ने 3 मानकों के आधार पर इनको शामिल किया है, जिसमें लापता व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात शव, यानी ये तीन मानक यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में अगर बात करें, जितने भी स्थित पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनका प्रदर्शन बेहतर रहा हो, है ना। उसके साथ में भारत सरकार हर साल देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों का चयन भी करेगी, ताकि पुलिस स्टेशनों से के अधिक प्रभावी कामकाज को प्रोत्साहित किया जा सके और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी लाई जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की अगर बात करें, तो थौबल जिले का नोंगपोकमई यहाँ पे ये थाना यहाँ पे आता है। तमिलनाडु का सलेम सिटी AWPS सुमंगलम पुलिस स्टेशन ये आता है। अरुणाचल प्रदेश का चोंगलोंग जिला, जहाँ पे खारसंग पुलिस स्टेशन, यानी ये इस रैंकिंग में अव्वल नंबर पे चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ का, थोबेल जिले का। उसके बाद तमिलनाडु का, अरुणाचल प्रदेश का। और वार्षिक रैंकिंग का लाभ क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें, ताकि भारत के स्तर पे उनका भी नाम इस लिस्ट में आ पाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बात करें कि 1 वर्ष में लड़कों से ज़्यादा गोद ली गई लड़कियां, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन यहाँ पे दर्शाता है, जो आपको समझना होगा, ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि देश में बेटियों को लेकर लोगों की सोच में जो बदलाव आ रहा है, हाल ही में आई सरकारी आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कुल 3,531 बच्चों को गोद लिया गया, जिनमें 2,061 लड़कियाँ शामिल हैं, है ना। और यहीं पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि ज़्यादा लड़कियाँ इसलिए गोद ली जा रही हैं क्योंकि ऐसे बच्चों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो इनको भी गोद लिया गया है ना। उसके बाद जरा यहाँ पे समझे कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ गोद लिए गए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे गोद लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा जिसको जाना जाता है, के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच 1470 लड़कों और 2,061 लड़कियों को गोद लिया गया है। और ये सभी राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बच्चे गोद लिए गए हैं, है ना। मैं महाराष्ट्र में कई परिवार को जानता हूँ जिन्होंने वाकई ही लड़कियों को गोद लिया है, तो ये रिपोर्ट वाकई सही बता रही है और रिपोर्ट बाकी यहाँ पे आपको जानना होगा। गोद लेने के संबंधित अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल अप्रैल से लेकर इस साल मार्च तक 2000 मतलब जो बात करें 0 से लेकर 5 साल की आयु के 3,120 बच्चों को गोद लिया गया है और 5 से 18 साल की आयु के 411 बच्चों को गोद लिया गया है। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक 615 बच्चों को गोद लिया गया है। इसके अलावा कर्नाटक में 272, तमिलनाडु में 271, ये आंकड़े जो आपको देखने हैं।
उत्तर प्रदेश में 261 और उड़ीसा में 251। यहाँ पे अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सामान्य तौर पर महाराष्ट्र में गोद लिए गए बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि वहाँ 60 से अधिक एजेंसियाँ, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी औसतन 20 एजेंसियाँ हैं। समझ पाए इसका मामला कि भाई महाराष्ट्र में ही क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं कोरोना वायरस एवं भारत। इसमें कोई आप लोग सभी परिचित हैं इस मामले से कि 2020 जो है वो कोरोना वायरस के नाम से जाना जाएगा, महामारी के नाम से जाना जाएगा। उसी के संदर्भ में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने न केवल पूरी दुनिया को प्रभावित किया बल्कि भारत भी इससे बचा नहीं है। क्या जानते हैं, कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन भी लगाया, जिसके कारण बहुत ही समस्याएं, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त कोविड-19 ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना। और भारत में कोविड-19 से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें कि संक्रमण मुक्त मरीजों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, जरा उसके बारे में समझ पाएं कि वर्तमान भारत में संक्रमण से मुक्त हुए मरीजों में विश्व में पहले स्थान पर है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल तारीफ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर 2020 को ये बताया कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज की दर जो है वो दुनिया में सबसे अधिक है। वैश्विक स्तर पर यह दर 70.27% है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 95% है, जो कि बहुत बड़ा है। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, इटली में मरीजों की ठीक होने का दर जो है भारत की तुलना में बहुत ही कम है ना। तो ये तो हो गया इसका शीर्ष पे रहने का मामला। भारत में राज्यवार अगर हम बात करें कोविड-19 से जो मृतक हैं कि भारत में कोविड-19 की सर्वाधिक संक्रमण दर जो है मृत्यु दर के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे रहा, जबकि संक्रमण दर में केरल दूसरे नंबर पे और मृत्यु दर में दिल्ली दूसरे स्थान पे रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉइंट, आपसे मृत्यु दर कहा जा रहा है। मृत्यु दर के मामले में बोले तो मुंबई पहले नंबर पे, महाराष्ट्र। अगर वायरस फैलने की अगर बात करें तो केरल दूसरे नंबर पे है, लेकिन वही अगर मृत्यु दर की बात करें तो दिल्ली दूसरे नंबर पे है। ठीक है जी, तो संक्रमण का क्रम आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक यहाँ देखने को मिला। मृत्यु दर का क्रम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, उसके बाद कर्नाटक में, और उसके बाद दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। तो ये राज्यवार संक्रमण एवं मृत्यु दर का आंकड़ा है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि भारत में माइग्रेशन इन इंडिया, तो कोरोना वायरस का कहीं ना कहीं यहाँ पे असर देखने को मिलेगा कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु 25 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया। इस समय के दौरान आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति योगदान में देने वाली उत्पादन गतिविधियों के अतिरिक्त सब कुछ बंद कर दिया गया, है ना। ये आप जानते हैं। इस लॉकडाउन ने प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और मजदूर औद्योगिक शहरों से अपने घरों को वापस लौटे और इस प्रक्रिया में भारी अर्थव्यवस्था का भी उनको सामना करना पड़ा, अव्यवस्था का सामना, है ना। अब ये प्रवासन क्या है, जो माइग्रेशन है, ये क्या, जरा इसके बारे में जान पाए कि अपने जन्म स्थान से दूर देश या विदेश जाने की प्रक्रिया को प्रवासन कहा जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासियों की संख्या लगभग 45.6 करोड़ थी। ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रवासियों हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश 26 मई 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को एक आदेश जारी किया कि प्रवासी मजदूरों हेतु उठाए गए कदमों का भी जवाब यहाँ पे दिया जाए। यहाँ पे सरकारी प्रयास भी देखने को मिले कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना एवं गरीब कल्याण योजना, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की गई। पेज नंबर 8 पे हम लोग बात करेंगे। हमने देखा ये लास्ट वाले पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। उसकी अवधारणा, उसके चरणों को हम लोगों ने जाना था, वो इससे पहले वाली वीडियो थी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या के मामले में, तो बिहार के 32 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 32 जिले, राजस्थान के 32, मध्य प्रदेश के 24 और उड़ीसा के 4 जिले, जहाँ पे इतने लाख प्रवासी मजदूरों की संख्या देखने को मिली है। भारत में प्रवासन एक विकट समस्या है और ये कहीं ना कहीं इसके समाधान के लिए भी कार्यक्रम उठाए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बात करें तो बोडो समझौता बहुत इंपॉर्टेंट। 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच एक समझौता हुआ है। देखिए ये डेट आपको याद नहीं रखनी है बच्चों, कितने सारे डेट आप याद रखिएगा, ये डेट याद नहीं रखनी है। हाँ, ये आपके रेफरेंस के लिए कि हाँ इस दौरान इसी के आसपास ये काम हुआ है। तो 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि असम में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास की गतिविधियों को बढ़ाना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले दो समझौते जो हैं 1993 और 2003 में बोडो समुदायों और केंद्र तथा असम सरकारों के बीच हो भी चुके हैं। ठीक है जी, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस समझौते के माध्यम से बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है, यानी BTAD का नाम बदल के BTR कर दिया गया है। ये प्रश्न आपके सामने हो सकता है परीक्षा में। ठीक है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन किसका परिवर्तित नाम है? तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का विस्तार असम के कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उडगली जिलों में यहाँ पे ये है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो BTAD है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, जिसे नागरिकता संशोधन कानून 2019 से बाहर रखा गया है। ठीक है, इसके संदर्भ में आप यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 से। तो आप लोग जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बच्चों जरूर ओके कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेक्चर रहें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास अवश्य आ जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में कि अब पहली बार परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग परीक्षा लक्ष्य 1 की सीरीज आप लोगों के सामने आ रही है। उसके साथ साथ फोर्टनाइट करंट अफेयर भी आप लोगों के सामने आ रही है। देखिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर संबंधित तमाम पॉइंट्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको सब नहीं पढ़ने होते हैं बच्चों, आप पढ़ सकते हैं सारे, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा भी आपको निकालनी है। एक ही विषय नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो करंट अफेयर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अवश्य पढ़ें, इसको समझें सारी चीज़ों को। जो ये सीरीज़ परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है वो कहना है कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पर्टिकुलर एक टॉपिक पे अगर हम लोगों को कुछ बता दिया जाए, ये टॉपिक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रयास करेंगे उसी के ऊपर आप लोगों को बना के दें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, सी यू।